डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14। आज का हमारा आर्टिकल होगा डिफरेंशिएट करना है हमने कंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर क्या होता है ये आज से थोड़े दिन पहले इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होता है। तो आज हम यही डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज का आर्टिकल है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के अंदर आपने फ़र्क करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो और कोई भी इंसुलेटर हो, फ़र्क क्या होता है? तो ये भी एक मटेरियल है। सपोज करें ये एक मटेरियल है जो कंडक्टर है और ये भी एक मटेरियल है जो इंसुलेटर है। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा? इसको भी हमने लगा दिया बैटरी के साथ। इधर स्विच लगाना लगा लें और इसको भी हमने लगा दिया बैटरी के साथ। इसके अंदर भी स्विच लगाना है, लगा लें। अब इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? एटम्स। कोई भी चीज़ किन से मिलकर बनी होती है? एटम्स से। अब एटम्स के अंदर क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एटम होगा उसके दरमियान में क्या होगा? न्यूक्लियस। और उसके इर्द गिर्द क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता है। अब हमारे पास कई तरह के एटम्स हैं। कोई ऐसे एटम्स हैं जिनके न्यूक्लियस उनके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते तो हम उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के अंदर ऐसे एटम्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अवेलेबल। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के वो इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर उनको रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रखा जाए या इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी वोल्टेज दिया जाए तो वो ये होता है कि रूम टेम्परेचर से अबव, और इसको थोड़ा सा भी अगर आप वोल्टेज अप्लाई करें 5 वोल्ट 10 वोल्ट तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं एटम्स, और वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं टू फ्लो एंड यहाँ पर करंट फ्लो करता है। तो अगर कोई भी मटेरियल ऐसे एटम से मिलकर बना हो जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री हों तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर। और कोई ऐसा मटेरियल जिसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फ्री ना हो इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। तो पहला फ़र्क इसमें और इसमें ये हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। और इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट अवेलेबल। तो दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल में क्या आएगा? ऑल मेटल्स लाइक कॉपर और कौन सी? सिल्वर, गोल्ड। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें कंडक्टर्स। इनके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और ये करंट पास करने का बायस बनते हैं। अब जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें करंट कैसे पास करता है? सुनो, चार्जेस अगर मूव करेंगे तो ही करंट पास होगा, तो ही करंट होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करने वाला मटेरियल या चीज़ ही मौजूद नहीं है। यानी अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ ईरान भेजनी हो तो ट्रक के ज़रिए भेजनी है। अगर ट्रक ही मौजूद नहीं है जिसके ऊपर आपने लाद के भेजना है तो इसका ये मतलब होगा कि वो चीज़ यहाँ पर रह जाएगी, वहाँ पर पहुँचेगी नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ही नहीं मूव कर रहे तो चार्जेस का बहाव कैसा होगा? चार्जेस का फ़्लो ही नहीं होगा तो यहाँ पर करंट नहीं होगा। तो इसमें से करंट पास कर जाता है, इसमें से करंट पास नहीं करता। अब जो इंसुलेटर होते हैं इनको जब चार्ज किया जाता है इसमें करंट डज नॉट पास या फ्लो, और इसमें क्या करता है? करंट कैन पास।
थ्रू कंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की मटेरियल जो होते हैं जिन पे, यानी कि आप जब घर में काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है वुड है, लकड़ी है, तो इस तरह की चीज़ें जिसके ऊपर आप चढ़ के कह लेंगे या खड़े होके आप बिजली वगैरह को हाथ, यानी कि तारों को हाथ लगा के देखते होते हैं, या जो वाइंडिंग करते होते हैं, उन्होंने जो नीचे चीज़ें रखी होती हैं वो इसलिए रखी होती हैं कि वो करंट पास नहीं करवा रहे होते, ज़मीन से उनका राब्ता मुनक़ता होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर से करंट नहीं फ्लो कर रहा होता उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स, और इसको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क था जो अभी आपने पढ़ा। इससे नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो आज हमारा मेन आर्टिकल होगा। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब सुनो, अगर आप एक सर्किट बना रहे हैं जिसके अंदर आपने रेजिस्टेंस लगा ली 10 ओम की 2 और लगा ली सीरीज़ में। सीरीज़ पैरेलल क्या है ये मैं बता देता हूँ। और आप ये चाहते हैं कि सर्किट के अंदर आपने 2 लगा ली हैं, आप दोनों हटा के 1 लगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है दोनों हटा दें, उसकी जगह 1 लगा दें। तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन, यानी उन दोनों को मिला देना, उन दोनों की जगह इकट्ठी चीज़ें लिख देनी, इसको कहते हैं कम्बिनेशन। कम्बिनेशन की और एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास क्या है, फ्रूट है, आपके पास दूध है, आप मिला देते हैं उसको, तो वो इकट्ठा कम्बिनेशन बन गया है 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, चीनी मिला देते हैं। तो यहाँ पर भी कम्बिनेशन करवाना है। रेजिस्टेंस का मतलब सुनो कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, उनकी जगह हटा के 1 रेजिस्टेंस लगानी हो, इसको कहते हैं उन सब का कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर 2 तरह से होता है, या तो सीरीज़ में लगी होंगी या क्या होगी, पैरेलल में। तो पहला तरीका क्या आ गया, सीरीज़ कम्बिनेशन, और दूसरा कौन सा आ गया, पैरेलल। दोनों हम पढ़ेंगे। पहले एक ही बात करते हैं। सीरीज़ ये 2 लाइनों में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल। अच्छा सुनिए, दोनों में फ़र्क, ये दोनों आर्टिकल अलग-अलग दिन के हैं। मतलब ये कि उसका दिन और है, सिलेबस के अंदर उसका दिन और है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक दिन में इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि दोनों की समझ एट द सेम टाइम जब आप पढ़ेंगे ना तो इस तरीके से आएगी कि आपको पेपर तक भूलेगी नहीं, ये समझ अभी आएगी। कैसे, सीरीज़ कम्बिनेशन क्या है, पैरेलल क्या है, दोनों में पहले फ़र्क करते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन बेटा ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस आपने लगा दी, सपोज ये, जहाँ पर वो ख़त्म हो उसके साथ ही लगा दी दूसरी, जहाँ पर ये ख़त्म हो उसके साथ ही लगा दी तीसरी, इस तरह जितनी मर्जी रेजिस्टेंस लगाते जाएं, इसको कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, सीरीज़ कम्बिनेशन होता कैसे है, देखने में कैसा है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है एंड टू एंड, कि एक जहाँ पर ख़त्म हुआ दूसरा उसके साथ शुरू, जहाँ पर दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा उसके साथ शुरू, इसको हम कहते हैं पैरेलल सीरीज़। और पैरेलल की बात करें तो वो क्या है, अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरी रेजिस्टेंस ये है, तीसरी रेजिस्टेंस ये है, अब तीनों रेजिस्टेंस का एक सिरा एक साइड पे कर देना इकट्ठा और एक सिरा दूसरी साइड पे इकट्ठा कर देना है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये पैरेलल कम्बिनेशन है, ये सीरीज़ है। दोनों में फ़र्क पहले देख लें। इसमें जहाँ पर एक चीज़ ख़त्म हो रही साथ दूसरी अटैच हो रही है, यानी जैसे आपके घर के कमरे हैं, पहला एक कमरा उसके साथ ही उसी से दरवाज़ा दूसरा, उसी से दरवाज़ा तीसरा, उसको कहते हैं सीरीज़। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास, उसको एक साइड पे उसका एक सिरा, दूसरी साइड पे दूसरा सिरा, दूसरी रेजिस्टेंस का भी एक सिरा जो है पहले के एक सिरे के साथ अटैच कर देना है, दूसरा सिरा दूसरे से, तीसरे का तीसरे के साथ, ऐसे कम्बिनेशन इस तरीके से हो तो पैरेलल है, इस तरीके से हो तो सीरीज़ है। इसको किससे जोड़ देना है, बैटरी से, और साथ क्या लगवा देना है, स्विच। स्विच 2 तरह से होता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं किताब के मुताबिक ये वाला,
और दूसरे तरीके से जो मैंने उधर बनाया वो भी बना सकते हैं। मतलब है आपने एग्जामिनर को शो कराना है कि ये चीज़ होती है। अब बेटा इसमें और इसमें फ़र्क देखते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें अगर ये वाली रेजिस्टेंस का नाम रख लूँ R1, इसका नाम R2 और इसका नाम रख लेता हूँ R3। इसका नाम मैंने रख लिया R1, इसका नाम मैंने रख लिया R2, इसका नाम मैंने रख लिया R3। उसमें देखा जाए तो तीनों रेजिस्टेंस का एक साइड लेफ़्ट साइड डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है और राइट साइड डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है, दरमियान में कोई चीज़ नहीं आ रही। तो अगर जितनी रेजिस्टेंस आपके पास मौजूद हैं उनका लेफ़्ट एंड सब का इकट्ठा करके बैटरी के एक साइड के साथ और राइट एंड एक साइड पे कंबाइन कर दिया जाए या बैटरी के साथ अटैच कर दिया जाए तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ के अंदर क्या है, जहाँ पर पहली ख़त्म हुई साथ दूसरी, और ये एक सिरा बैटरी से अटैच है, दूसरा सिरा इसके साथ, इसका दोनों सिरे रेजिस्टेंस के साथ अटैच है और एंड वाली का एक सिरा बैटरी से अटैच होगा। तो ये लाइन वाइज होती है, इसको कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में और पैरेलल में कौन सी चीज़ सेम होगी, कौन सी चीज़ डिवाइड होगी, वो आप देखेंगे। एक चीज़ सेम होगी, एक चीज़ क्या होगी, डिवाइड। इसमें भी ऐसे ही एक चीज़ सेम होगी, एक चीज़ क्या होगी, डिवाइड। ये चीज़ें हैं क्या, एक है वोल्टेज, एक है करंट। तो वोल्टेज और करंट दोनों में से देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ़ चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको कहते हैं करंट। तो मुझे ये बताएं, अगर एक टर्मिनल से 10 बसेस निकलती हैं और रोड एक ही है, उसके ऊपर जा रही हैं और ऐसे इधर से घूम के इधर आ रही हैं, तो क्या अगर रास्ते में जंप आए तो पहले 10 बस जा रही हैं, अब जैसे जंप से क्रॉस करेंगी तो क्या एक बस कम हो सकती है? नो। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस इधर से पास कर रहे हैं ना, वही नंबर ऑफ़ चार्जेस इधर से पास करेंगे। और इसका ये मतलब होगा कि नंबर ऑफ़ चार्जेस इधर भी उतने ही हैं, इधर भी उतने हैं, इधर भी उतने हैं, इधर भी उतने हैं, यानी करंट का रास्ता ही एक है। तो इस सूरत हाल में करंट सेम होगा। तो सीरीज़ के अंदर करंट सेम होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सिंगल पाथ। चार्जेस के फ्लो के लिए एक ही रास्ता है, कोई और रास्ता है नहीं, इसलिए जितने चार्ज यहाँ से गुजरेंगे उतने यहाँ से, उतने यहाँ से, इसलिए करंट सेम होगा। इसका मतलब सुन लो कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। मतलब ये कि अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ना, I करंट, तो यहाँ पर पहले में से कितना होगा I1, दूसरे में से कितना होगा I2, तीसरे में से I3, और वो बराबर होगा I के। मतलब सुन लो कि जितना इधर है उतना इधर है, उतना इधर है, और इसमें कितना गुजरा है, जितना पीछे से आ रहा है, पीछे से कितना आ रहा है I, तो I बराबर होगा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। तो ये करंट सेम होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। इसमें क्या होता है, फिजिकली देखा जाए तो वोल्टेज बैटरी का अप्लाइड जो किया है वो है सपोज V, इसमें भी और इसमें भी। अब देखें, इसमें बैटरी के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट, तो आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएं, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा, बिकॉज ईच resistor attached directly with battery और इस सूरत हाल में हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। इसके अंदर वोल्टेज कितना नजर आएगा, जितना बैटरी का है। इसके अंदर कितना है, जितना बैटरी का है। इसके अंदर कितना है, जितना बैटरी का है। तो जितना बैटरी का है 10 है, तो 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, तो तीनों बराबर हैं। और बराबर किसके हैं, जितना बैटरी का वोल्टेज है। इसमें वोल्टेज सेम होता है, इसमें क्या सेम होता है, करंट। उसमें मैंने बोला बैटरी के साथ डायरेक्ट अटैच होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज सेम। करंट सेम क्यों नहीं होता, इधर सुनो बेटा, अगर यहाँ से 10 चार्जेस गुजरे हैं तो यहाँ पर जाके उनको 3 रास्ते मिलते हैं, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर, कुछ इधर। तो अब जब डिवाइड होंगे तो करंट डिवाइड हो जाना, क्योंकि चार्जेस डिवाइड हो जाने हैं। तो ड्यू टू पाथ मोर देन 1, जब रास्ते एक से ज़्यादा होंगे, एक रोड आ रहा है, उसके अंदर अगर आगे जाके एक और ब्रांच निकल जाती है, तो हो सकता है मोटरसाइकिल पे अगर बंदे आ रहे हैं, इनके 10 मोटरसाइकिल आ रहे हैं, कुछ 5 इधर चले जाएँ,
कोई 5 इधर चले जाएं। अगर 3 रोड हैं 4 इधर गए, 4 इधर, 2 आगे भी जा सकते हैं। तो जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगे उतने डिवाइड होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। और जहाँ पर जितने चार्ज गुजरेंगे वो इसका करंट, जितने इसमें से गुजरेंगे वो इसका, और जितने इसमें से गुजरेंगे उतना इसका होगा। जितनी रेजिस्टेंस थोड़ी होगी उतना करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होती है उधर चार्जेस ज़्यादा होते हैं। मतलब सुनो, जितना रोड अच्छा होगा उतने वहाँ से गुजरने वाले भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना रोड अच्छा होगा उसको ज़्यादा फॉलो किया जाएगा। तो ड्यू टू पाथ मोर देन वन, यहाँ पर क्या डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइडेड। एंड टोटल करंट जो होगा ना, जो पीछे से करंट आ रहा है आई, वो बराबर होगा जितना इसमें गया वो I1 जमा जितना इसमें गया वो I2, जितना इसमें गया वो कितना है I3। तो तीनों करंट जमा करेंगे वो बराबर होगा जितना पीछे से आने वाला करंट है। इसमें क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज V है, बैटरी के साथ हर चीज़ डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो बैटरी का वोल्टेज कुछ इधर ड्रॉप होगा, कुछ इधर, कुछ इधर। तो जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा वो ड्यू टू अनअटैचमेंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस विद बैटरी है, यानी बैटरी के साथ डायरेक्टली कोई भी चीज़ अटैच नहीं है, इसलिए कुछ इधर डिवाइड होगा, कुछ इधर, कुछ इधर। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, जितना बैटरी का वोल्टेज है कुछ यहाँ पर डिवाइड खर्च हो जाएगा, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर। तो ये V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पर आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके बाद आपको पता है V किसके बराबर होता है, IR, एज V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं V बराबर IR, तो किताब के मुताबिक भी आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर भी IR लिख सकते हैं। तो मैं किताब के मुताबिक कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो V1 बराबर हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 इस फार्मूले के मुताबिक प्लस I3 R3। अब हमें पता है I1 I2 और I3 क्या है, I के बराबर है, ये सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे V बराबर आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये तीनों I1 I2 I3 I के बराबर थे, इसलिए यहाँ पर V बराबर आ जाएगा I कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको नंबर 1 कह दें। अगर हम देखें कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के इनकी जगह लगानी है एक, जो हमारा मकसद है, ये बैटरी है, ये स्विच। अब अगर ये तीन थी R1 R2 R3, तीनों हटा के एक लगानी है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे तो जो टोटल वोल्टेज होगा वो बराबर होगा V बराबर IR इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये V की जगह IRE क्यों लिखा है, क्योंकि जब V1 होगा तो IR1 है, तो V2 होगा तो I2R2 है, 3 होगा तो I3R3 है। तो जब टोटल की बात करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस देखनी है, एक रेजिस्टेंस नहीं देखनी। तो यहाँ पर I से I कट गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब सुन लो कि अगर हमारे पास ये तीनों रेजिस्टेंस, ये है 10 ओम की, ये है 20 ओम की और ये है 30 ओम की, इन तीनों को हटा के हमने लगानी है सिर्फ और सिर्फ एक। ये 10 ओम की है, ये 20 ओम की लगा लें, और ये लगा लें 30 ओम की। तो अगर इन तीनों की जगह एक ही लगानी हो जो इनके बराबर काम करेगी, तो वो कितनी लगाएंगे, ये फार्मूला हमें बता रहा है कि तीनों रेजिस्टेंस जमा कर लो। तो पहली जमा दूसरी जमा तीसरी, 10 जमा 20 30 और 30 60। तो यहाँ पर 60 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाएं तो जितना ये होगा उतना ही ये काम करेगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पुट कर दी है। तो यहाँ पर R1 जमा R2 जमा R3 यानी जितनी रेजिस्टेंस लगी होंगी, जवाब उन सब को जमा करने के बाद आएगा R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी मज़ीद हल करते हैं बाय ओम्स लॉ। V बराबर किसके होता है IR, यहाँ से I किसके बराबर होगा V ओवर R। तो इसको मज़ीद हल करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा
I इज इक्वल टू टोटल I करंट जो है वो बराबर आ गया किसके, I1 की जगह क्या लिखेंगे, V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3। लेकिन हमें पता है कि V1, V2 और V3 ये तीनों किसके बराबर है, V के। तो यहाँ पर हम उसकी जगह V लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे V। जब V हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये हम नोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा V कॉमन 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब हम वैसे ही उधर करते हैं जैसे पहले किया है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, I बराबर आ जाना V ओवर R इक्वेलेंट, यही फार्मूला हमला वाला। तो ये आ जाएगा V ओवर R इक्वेलेंट इज इक्वल टू V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये V से V कट गया, 1 ओवर R इक्वेलेंट बराबर आ गया जी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से लगी हो, इन तीनों को हटाकर एक लगानी हो, तो जो लगानी है रेजिस्टेंस एक जो इन तीनों के बराबर काम करेगी, तो वो कैसे निकालेंगे, जितनी पहली होगी, सपोज पहली है 10, तो यहाँ पुट करेंगे 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 20, दूसरी अगर 20 है, अगर 30 है तीसरी तो 1 ओवर 30। फिर इन तीनों का एलसीएम लेके जो जवाब आएगा उसको उल्ट करेंगे तो R इक्वेलेंट यहाँ से निकलेगा। सपोज कर लेते हैं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये तीनों 10-10 की थी, तो मैं इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकाल के दिखाता हूँ। 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10, तो एलसीएम कितना आ गया 10, ये ऊपर आ जाना 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 ओवर R इक्वेलेंट बराबर आ गया 3 ओवर 10, तो उल्ट कर रहे हैं R इक्वेलेंट बराबर आ गया 10 ओवर 3, और ये आ जाएगा 3.33 समथिंग। तो आप मुझे बताएं, अगर हमारे पास ये भी 10 ओम की है, ये भी 10 ओम की है, ये भी 10 ओम की है, तो जो हमने जहाँ पर जवाब देना है वो कितने ओम का लगवाना है, एक ही रेजिस्टेंस। तो इसका जवाब है जो एक रेजिस्टेंस आपने लगानी है वो कितने ओम की होनी चाहिए, 3.3 की। तो इसकी जगह अगर हमने एक ही रेजिस्टेंस लगानी हो, तो ये 10 की है बेटा, ये भी 10 की, ये भी 10 की, 10 ओम 10 और ये 10, तो इन तीनों की जगह कितनी लगानी, 3.3 ओम। तो इसमें और इसमें फ़र्क सुनो, इसमें जितने रेजिस्टेंस दी हो सब को बटे में लिखते जाना है, 1 ओवर पहली रेजिस्टेंस प्लस 1 ओवर दूसरी प्लस 1 ओवर तीसरी प्लस 1 ओवर चौथी प्लस 1 ओवर पाँचवीं, जितनी हो सारी लिखते हुए 1 ओवर R के बराबर रखते हुए जवाब निकालना है, उल्ट करके एंड पे ऐसे जो जवाब आएगा ये याद रखना है, जो इनमें से सबसे छोटी है ना उससे भी जवाब छोटा आएगा। यानी ये देखो 10-10 की लगाई है ना, तो ये 3.3 आ गया। अगर एक 10 की लगा लें, एक लाख की लगा लें, तो भी जवाब जो इसमें से सबसे छोटी होगी उससे छोटा आएगा। ये फार्मूला हमें बता रहा है। लेकिन अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो जवाब आएगा वो अगर पहली 10 की है, दूसरी 1 लाख की है, तीसरी 4 करोड़ की है, तो यहाँ पर जो जमा करनी, तीनों जमा करनी है ना, तो जवाब जो सबसे बड़ी होगी उससे भी बड़ा आएगा। तो इसमें और इसमें फ़र्क सुने, इसमें जितनी रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आपने सर्किट में लगाई हुई हैं, अगर उनकी जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगानी होगी तो इसमें से जो सबसे बड़ी है जवाब उससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि सारी जमा करनी है ना। तो इसमें क्या होगा, आपने जितनी भी रेजिस्टेंस लगाई हैं उनमें से जो सबसे छोटी है जवाब उससे भी छोटा आएगा। ये था सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अल्लाह हाफिज़।